नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे 7वें वीडियो लेक्चर में। तो पिछले 6 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन कर लिया है, मॉडर्न, मिडिएवल और एंशिएंट। फिर हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया, फिर हम लोगों ने भूगोल कर लिया जिसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों भूगोल कर लिया। अब हम इसका अगला सेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे। तो आप लोग से बस ये अनुरोध रहेगा मेरा कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुंच जाए। और अगर आप लोगों के कोई पहचान के मित्र, दोस्त या फैमिली मेम्बर होंगे जो बीपीएससी की या इस तरह की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप उन तक यह वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को इससे लाभान्वित हो और हमें भी प्रोत्साहन मिल सके, ताकि हम भी और अच्छे से अच्छे नए से नए वीडियो बना सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन है नहीं, अब दिसंबर ख़त्म ही होने वाला है, फिर जनवरी और फिर फरवरी में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो बस आपसे बस यही अनुरोध रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो बस वीडियो ऑन कर लीजिए और रिवीजन मोड पर डाल दीजिए और बस देखते रहिए हमारा नया वीडियो। ये हम लोग इकोनॉमिक्स सर्च करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन कर लिया था, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कर ली थी, फिर भूगोल कर लिया था, भूगोल का तीनों सेक्शन हो गया था, दोनों सेक्शन हो गया था, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक इसका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। और प्लेलिस्ट में मैं, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर भी नहीं देखा है तो मतलब एडिटोरियल करंट अफेयर का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो भी डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए। और देखिए अब हम लोग चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह कृषि है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है? तो असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय सूचकांकों का आकलन किनके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय सूचकांकों का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का सबसे अधिक सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो यह जारी किया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह ढेर सारे संस्था मिलकर जारी करती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न पे देखते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो यह डी ऑप्शन राष्ट्रीय औसत की 33%, राष्ट्रीय औसत का 33% था। ठीक है, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि उसकी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एवं 4। तो देखते हैं क्या, नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं, तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण सही, कृषि पर अधिकतम निर्भरता के कारण सही, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण यह भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। आइए फिर से देखते हैं। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण और पाश्चात्य सामाजिक अभिव्यक्ति के कारण। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? या जीडीपी से संबंधित है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो यह 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। 12वां प्रश्न, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो यह न्यूनतम से द्वितीय। भारत में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार द्वितीय राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत में अर्ध शोषण निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 2005 में। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से लागू हुआ है। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो यह बनता है सी ऑप्शन व्यापार संबंधी निवेश उपाय। शब्द संक्षेप ट्रिम्स में से क्या बनता है? तो यह बनता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बढ़ाकर किस वर्ष को बना दिया? तो यह बना दिया गया 2011-12 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बढ़ाकर किस वर्ष को बना दिया? तो यह बना दिया 2011-12 को। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो यह है बिहार। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो यह बिहार राज्य है। बिहार के नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है क्या? तो यह न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो यह न्यूनतम है। 19वां नवा प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त में सही आरोही क्रम को चुने। तो सही आरोही क्रम हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्न राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त का सही अवरोही क्रम को चुने। तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। 20वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। भारत में किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक है? तो यह है आंध्र प्रदेश। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो यह करता है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, क्योंकि यह सारे ऑप्शन लगभग सही है इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती बिल्कुल सही, गहन कृषि जिला कार्यक्रम सही, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम यह भी बिल्कुल सही है और बीज उर्वरक जल तकनीकी यह भी सही हो जाएगा। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। इसमें लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। सॉरी, सी और डी इसमें सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका विकल्प ई हो जाएगा, सी और डी। मतलब उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी, ई सी और डी सही जाएगा, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए अगला देखते हैं। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है? तो यह है न्यूनतम। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो यह संबंधित है सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो यह है सक्षमता उपागम। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है कितना है? तो 15%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है 15%। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? तिलहन नहीं है, बाकी गेहूँ, चावल और दाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन नहीं है, गेहूँ, चावल और दाल शामिल है। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है कौन सा? खनन का निर्यात, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में खाद्य प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है, बाकी खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक का रखरखाव भी है। अगला प्रश्न, किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? तो यह हो गई थी 2002 और 2003 के बीच में। किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002 और 2003 के बीच में हो गई थी। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 15 लाख करोड़ रुपए। भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया 15 लाख करोड़ रुपए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। यह गलत है, तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तो वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया गया, यह बिल्कुल सही है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि
में शुरू की गई थी। यह ऑप्शन गलत है। ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला देखते हैं। माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणी क्षेत्र के मध्य उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो यह 5 करोड़ रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए से कम। माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गामी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो यह 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। ये देखिए पूरा इसका विवरण दिया हुआ है, कौन कौन सा क्षेत्र मध्यम लघु और सूक्ष्म के अंदर आता है। तो यह आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो यह कर देगा 74%। हाल ही में केंद्रीय बजट ने एफएम में बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 74% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के बाहरी लघु एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई? तो यह दी गई है 500 करोड़ रुपए तक। केंद्र सरकार के बाहरी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई थी? 500 करोड़ रुपए तक दी गई है। 34 नंबर प्रश्न। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? तो यह है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय है। आइए अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा निगम कर के अलावा अन्य कर पर कर, फिर हो जाएगा संघ उत्पादक शुल्क, फिर हो जाएगा कस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 4 3। उड़ा के सकल राजस्व के मामले में इनके सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा? अवरोही क्रम हो जाएगा ए, पहले 1 फिर 2 फिर 4 और फिर 3। फिर से देखते हैं। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार किया। तो यह हो जाएगा निगम कर, फिर निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, फिर हो जाएगा संघ उत्पादन शुल्क, फिर हो जाएगा कस्टम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो यह है प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो यह होती है उत्पादन शुल्क से। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत सरकार के राजस्व कर में सरकार को आय होती है? तो यह है उत्पादन शुल्क। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। भारत में आय की सबसे बड़ा स्रोत है कौन सा? प्रत्यक्ष कर। ब्याज भुगतान का आइटम है क्या है? तो राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान एक आइटम है क्या? राजस्व व्यय का। राजकोषीय घाटा है क्या है? बजटीय घाटा का योग और सरकार के बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटा का योग और सरकार के ब्याज ऋण तथा दायित्व। आइए 41वां प्रश्न देखते हैं। भारत में राजस्व घाटा से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्तपोषित के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बी ऑप्शन। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को उन व्ययों को वित्तपोषित के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो यह किया गया 6.8%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो यह किया गया 6.8%। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो यह किया गया 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो यह 2011-12 में पेश किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? तो यह संबंध है उत्पादन कर से। संशोधित मूल्य वर्धन कर का संबंध किससे? तो उत्पादन कर से संबंधित है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये तो प्रारंभ किया गया 1994-95। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1994-95 प्रारंभ किया गया। स्तंभ का के स्तंभ के साथ स्तंभ खा को मिलाई और नीचे दिए गए कूट को की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति तो यह लाया गया था 2000 में। समुद्री मत्स्य नीति तो यह लाया गया था 2004 में। नवीन विदेशी व्यापार नीति तो यह लाया गया था 2014 में। और 7वां वित्त आयोग यह आया था 1978 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2। फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति
2000 में लाया गया था समुद्री मत्स्य नीति, तो यह लाया गया था 2004 में। नवीन विदेशी व्यापार नीति, तो यह लाया गया था 2014 में। और 7वीं वित्तीय आयोग यह आया था 1978 में। ये देखिए यहाँ पे मिलान किया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तंभ खा के साथ स्तंभ खा के मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओपन जनरल लाइसेंस, तो यह लाया गया था विदेशी व्यापार के लिए। ट्राइसेम, यह आया था रोजगार के लिए। फिर थोक मूल्य सूचकांक, यह हुआ था मुद्रास्फीति। फिर नकदी रिजर्व अनुपात, यह हुआ था ऋण नियंत्रण। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 2143। फिर ओपन जनरल लाइसेंस, तो ये आया था विदेशी व्यापार। ट्राइसेम, यह हुआ था रोजगार के लिए। फिर हुआ थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण के लिए। ये यहाँ पे मिलान किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। भारत में बजट घाटा को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया। कब किया गया था? 13 मार्च 1997 को। भारत में बजट घाटा को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था। कब? 13 मार्च 1997 को। 49वां प्रश्न देखते हैं। भारत के मध्य अर्धशतक या मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था, तो यह था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में मध्य अर्धशतक या मिड 50s के में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था, क्या था? तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो यह की जाती है, ई ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें टोटल 102 मांगे की जाती है जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। संसद के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में की गई थी। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो यह नहीं है, ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक होगा जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 54वां प्रश्न। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसो होते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो यह आया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। समुदाय विकास कार्यक्रम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह हुआ था एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था राजस्थान राज्य में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो यह लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। चलिए योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह है डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा सही? तो चारों ऑप्शन सही है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4 और 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है और 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। फिर से देखते हैं। चलिए योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, सही। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है, यह बिल्कुल सही है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, यह बिल्कुल सही है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो यह थी 1966 से 1969। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी कब से? 1966 से 1969। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है समावेशी आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समावेशी आर्थिक अभिवृद्धि। स्तंभ का साथ स्तंभ खा को
मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3214। 1995 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। फिर 1964 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 1982 में हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक। फिर 1987 में हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। फिर से देखते हैं 1955 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम। 1964 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। फिर हो जाएगा 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक। फिर हो जाएगा 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पूंजी निर्माण बोर्ड। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व में शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हुआ? तो यह भारतीय स्टेट बैंक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो यह रखा गया था 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक ब्याज विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो यह था 4%। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा उपयुक्त सूचकांकों में कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है या किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी केवल 4, शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। फिर से देखते हैं निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा ऑप्शन 4, शहरी गैर श्रमिक कार्यक्रमों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, यह CSO द्वारा संकलित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। CRR और SLR को कम करना, यह बिल्कुल सही है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का निवेश प्रवेश, यह भी सही है। ब्याज दर की अविनियमन, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन सा? तो CRR और SLR को कम करना बिल्कुल सही। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, यह भी सही है। ब्याज दर का अविनियमन, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन 15 वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो नहीं है कौन? तो सुदीप्तो मुंडले या नहीं थे 15 वित्त आयोग के सदस्य, सुदीप्तो मुंडले। बाकी अशोक कुमार लाहिड़ी थे, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा थे। ठीक है, इनमें से कौन 15 वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे? तो सुदीप्तो मुंडले। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो यह वृद्धि करेगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, क्या? वृद्धि। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या? गर्म मुद्रा, ये ऑप्शन। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या? तो गर्म मुद्रा कहलाती है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमा क्षेत्र से। सूची एक और सूची दो से मिलान कीजिए। तो सूची में देखते हैं कौन कौन सा है। पहला सरकारी आयोग, तो यह हो जाएगा केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित सरकारी आयोग। फिर हो जाएगा श्री रंगराजन समिति, तो श्री रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। फिर देखते हैं अगला पारेख समिति, तो पारेख समिति संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। फिर नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा दिया हुआ है, चारों ऑप्शन। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, फिर श्री रंगराजन समिति गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु, फिर पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, फिर नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। फिर 74वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेती है, यह बिल्कुल सही है। नहीं, यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन देखना है, तो सी में 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेती है, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह दोनों उलट किया हुआ है। तो भारतीय रिजर्व रेपो दर और ब्याज दर दोनों उल्टा इसमें दिया हुआ है, इसलिए गलत, दोनों ऑप्शन गलत है। फिर से देखते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेती है, यह गलत है क्योंकि अल्पकालिक उधार पर रेपो दर लिया जाता है और दीर्घकालिक उधार पर बैंक दर ब्याज दर लिया जाता है।
देखते हैं दूसरा ऑप्शन, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेते हैं। यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन ए कर दो, दोनों गलत। 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का। 76वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। तो इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या? तो सही कालानुक्रम मतलब सबसे पहले फिर उसके बाद देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले 2 आया, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। तो पहले आया ट्राइसिम 2 नंबर, फिर आया 4 RLEGP, फिर आया 3 नंबर JRY, फिर आया 1 नंबर EAS। फिर देखते पहले आया 2 नंबर ट्राइसन, फिर दूसरे नंबर पर आया RLEGP, फिर आया JRY, फिर आया EAS। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे आराम से रोक कर देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगला प्रश्न देखते हैं, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है PM कुसुम का योजना। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण आवास है और ग्रामीण टेलीफोनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है। तो यह क्या है? 55%। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार की गरीबी रेखा के नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है। तो यह है 55%। आइए 81वां प्रश्न, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों का में निवास करते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन 2 और 3 सही है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति 25 रुपये प्रतिदिन है, यह बिल्कुल सही है। फिर नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 3200 प्रतिदिन, यह बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? तो सी ऑप्शन 2 और 3। ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है? तो यह कमाता है कपड़ा के निर्यात से। भारतीय अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो यह कपड़ा के निर्यात से कमाता है। 84वां प्रश्न, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कौन सी? तो कपड़ा। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तो कपड़े हैं। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? तो दी गई है सलीम समूह को। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई? तो यह सलीम समूह है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल रहा था? तो यह रहा था 1972-73 और 1976-77 में। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल रहा था? तो 1972-73 और 1976-77 में। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई थी 1999 में। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में प्रारंभ की गई थी। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। सी ऑप्शन, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तन करके देने की अनुमति से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह है 10%। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 10% है।
राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो हल्दिया से इलाहाबाद को। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किससे? हल्दिया से इलाहाबाद को। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यह उच्चतम है सेवा क्षेत्र में। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यह सेवा क्षेत्र में उच्चतम है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है दिल्ली मुंबई गलियारा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो यह दिल्ली मुंबई गलियारा है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यह वर्तमान गवर्नर है उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल हैं। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति है कौन सी है? तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है कौन सी? तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। आइए 96वां प्रश्न देखते हैं। इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो स्पेन इनका सदस्य नहीं है। इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो स्पेन नहीं है। बाकी फ्रांस, इटली और जर्मनी इनका सदस्य है। आसियान इसके लिए है तो यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान इसके लिए है तो यह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किसके लिए? तो भारत सहायता क्लब के लिए। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किसके लिए? तो भारतीय सहायता क्लब के लिए। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। वर्तमान में बिहार का संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। आइए 100वां प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो यह है वॉरेन बफेट। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो वॉरेन बफेट है। वर्ष 2006-2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था कितना प्रतिशत? तो 60% था। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो 60% था। भारत का कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह जनसंख्या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह आंकड़ा काफ़ी पुराना है। तो अब नया आंकड़ा आने वाला है, या 2011 का तो आ गया, 2021 का आने वाला है, तो आएगा तो पता चल ही जाएगा नया आंकड़ा। तब तक हो सकता है BPSC का एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोग पुराने आंकड़े पर ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना? तो यह है 324। जनगणना 2021 के अनुसार भारत का जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना? तो 324 है। अब यह बता, यह 2001 के आंकड़ा के अनुसार था, 2011 के आंकड़ा के अनुसार 382 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह बिहार राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का खाली स्थान बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह तीसरा बड़ा जनसंख्या था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का खाली स्थान बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह तीसरा बड़ा राज्य। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य की निवास करते थे कितना? तो 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का खाली स्थान प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करते थे तो 8% थे। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 8,29,98,509 ए ऑप्शन। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8,29,98,509 यह 2001 की जनगणना के अनुसार है। 2011 में यह बदल गया, 2011 में हो गया 10,40,99,452। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो यह है बी ऑप्शन, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो यह हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 110वां प्रश्न। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि थी कितनी? तो 12.6%। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है कितना? 12.6%।
जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह सही आंकड़ा नहीं दिया हुआ है। महिला साक्षरता दर है 65.46%, जो बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आय क्या है? तो यह न्यूनतम आय 5 वर्ष है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो यह करता है 65%। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो यह है 65%। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो यह करता है तापीय क्षेत्र से। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो यह तापीय क्षेत्र से प्राप्त करता है। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था? इनमें से सभी, मतलब उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण। 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, क्या था? उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण। 116वां प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुई थी? तो यह स्थापित हुई थी 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुई थी? तो यह 1956 में स्थापित हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे अधिक योगदान करता है? तो यह करता है तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो यह है तृतीय क्षेत्र। 118वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो यह सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो यह सेवा क्षेत्र है। सापेक्ष निर्धनता मतलब रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है, तो क्या है? आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता या रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है? तो आर्थिक असमानताएं हैं। इनमें से किसने गरीबी निवारण में प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह पर के विचार को दिया था? तो यह दिया था मोहम्मद यूनुस ने। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो यह थे मोहम्मद यूनुस। 121वां प्रश्न, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तो यह हुआ था तृतीय क्षेत्र का। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तो यह हुआ था तृतीय क्षेत्र का। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। तो आज के वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। 122वां प्रश्न आगे का प्रश्न अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसे बार बार देखें। जितना अधिक से अधिक बार देखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, उतना ही जल्दी आपका रिवीजन हो सकेगा। तो आप लोग इसे बार बार देखिए और इसे शेयर करें उन लोगों तक जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब BPSC या इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग तक इसे आसानी तक पहुंचाया जा सके। और अगर आप लोग ने पिछले के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, जाइए उसे चेक कीजिए। उसमें भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न दिया हुआ है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था है, फिर भूगोल है, भूगोल का दोनों पार्ट है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। यह हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था चल रहा है तो इसका अगला सेक्शन में भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा। तो आप लोग जाइए ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिवाइज कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। चलिए तब तक अगले वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए आराम से और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।